जी दोस्तों, हसनैन जमील आदाब अर्ज करता हूँ। आज का मेरा व्लॉग एक बहुत महान फिक्शन निगार कुर्तुलैन हैदर साहिबा के लिए। कुर्तुलैन हैदर से मेरा पहला तारुफ 25-26 साल पहले एक ऐसे मोहब्बत करने वाले प्यारे दोस्त ने कराया जब इस दुनिया में नहीं। जब भी मैं कुर्तुलैन हैदर को याद करूंगा, जब भी मैं एनी आपा को याद करूंगा, कुर्तुलैन हैदर जब भी दुनिया में एनी आपा के नाम से मशहूर थे, तो मेरा दोस्त सकलैन शौकत मुझे जरूर याद आएगा। क्योंकि पहली बार मैंने उसके यहां कुर्तुलैन हैदर की किताबों को देखा। आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफर, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, ये सारे नावल जो थे ये मैंने सकलैन शौकत के यहां देखे। अब तज़किरा करते हुए आंखें भीग रही हैं, दोस्त है, याद आ रहा है। लेकिन कल मैंने कुर्तुलैन हैदर का एक अफसाना पढ़ा, नजारा दरमियां है। क्या खूब अफसाना, क्या खूब अफसाना था। यकीन जानिए दोस्तों कि उनकी नावल निगारी का तो मैं मदाह ही था। अगरचे मैंने उनके अफसाने हाउसिंग सोसाइटी भी पढ़े हुए, अफसानों का मजमुआ हाउसिंग सोसाइटी भी पढ़ा, लेकिन ये जो किताब मैंने पढ़ी, अफसाना मैंने पढ़ा, नजारा दरमियां है, इसने मुझे जकड़ लिया। एक मोहब्बत की कहानी। एनी आपा के यहाँ तारीखी और तहजीबी शऊर तो है ही, बहुत ज़्यादा है। उनका मुताला हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है सजाद हैदर की साहबजादी थी और यूपी की एलीट क्लास जो है मुस्लिम कल्चर, उसकी नुमाइंदा थी। लेकिन और तारीख को बड़ा खूबसूरत बयान करती हैं। फिर फिक्शन को क्या खूब, तारीख और फिक्शन का ऐसा कम्बिनेशन आग का दरिया में आपको नजर आएगा, आपको मेरे भी सनम खाने में नजर आएगा, आखिर शब के हम सफर में नजर आएगा। लेकिन जो उन्होंने इसमें, इस अफसाने में उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया मुझे उनका अंदाज नजर आया, वो थी एक लव स्टोरी, एक मोहब्बत की कहानी। एक महबूबा जो मर जाती है मगर उसकी आंखें दुनिया में रह जाती हैं और अपने महबूब को देखती। कहानी गोरखपुर से शुरू होती है, यूपी से, और मुंबई तक आती है। गोरखपुर की, यूपी की मुस्लिम अशराफिया, मुस्लिम लोअर मिडिल क्लास, फिर मुंबई की पारसी अशराफिया, पारसी लोअर मिडिल क्लास, और एक छोटी जात की हिंदू औरत, विधवा औरत। इन सब कैरेक्टर्स को उस अफसाने में लेकर चला है एनी आपा ने, और इस महारत से चला है कि जब आप अफसाना पढ़ते हैं तो आप उस माहौल में खो जाते हैं। कि जब वो मुस्लिम कल्चर को बयान करती हैं, मुस्लिम अशराफिया के कल्चर को बयान करती हैं, यूपी की जो मुस्लिम अशराफिया कल्चर है वो मुंबई भी है, फिर मुंबई का भी एक कैरेक्टर है मुस्लिम अशराफिया का, उनको बयान करती हैं। साथ साथ वो एक लोअर मिडिल क्लास पारसी कल्चर को भी बयान करती हैं, और साथ साथ वो पारसी जो अपर क्लास का कल्चर है उस पर भी तबाज़माई करती हैं। इन सारे करैक्टर्स को वो साथ लेकर चलती हैं। तो एक करैक्टर इसमें और बहुत अहम है, वो है एक छोटी जात की हिंदू औरत का जो विधवा है। अब इन सारे करैक्टरों में वो हिंदू औरत विधवा का करैक्टर कैसे घुसता है, और पारसी और मुस्लिम कल्चर का आपस में कैसे क्या ताल्लुक बनता है, क्या स्टोरी बनती है, इस सारे कहानी के ताने बाने एनी आपा ने इस महारत से बुने हैं कि आपको फन अफसाना निगारी के वो अरूज पे नजर आती हैं। और अगर आपने अफसाना लिखना सीखना है तो जहां आप बड़े बड़े अदीबों को पढ़ते हैं, मंटो साहब जैसे ग्रेट ऑल टाइम ग्रेट, वहीं एनी आपा को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगरचे दो इंतहाएं हैं, मंटो जो नश्तर चलाता है समाज के ऊपर, एनी आपा नश्तर नहीं चलाते। एनी आपा समाज की कोई और चीजों को बयान करती है, किसी और तरीके से समाज को बयान करती है। हर अदीब का अपने एक असलूब होता है, जैसे महाराज कृष्ण चंद्र का एक असलूब है कि आप समाजी हकीकत निगारी कैसे करें। बेदी साहब हैं, राजेंद्र सिंह बेदी। तो एनी आपा अपने अंदाज में अक्सर यूपी के मुस्लिम कल्चर की अशराफिया, क्योंकि उनका ताल्लुक खुद अशराफिया से है, लेकिन जिस तरह चांदनी बेगम में उन्होंने
مسلم اشرافیہ کے ساتھ ساتھ مسلم انتہائی لوور مڈل کا بلکہ نچلے طبقے کے مسلم کلچر کو بھی بیان کیا ہے، وہ بھی بھارت سے کیا۔ تو ایک بہت بڑی مہان کہانی کار ہے۔ میں ذاتی طور پر جن دو خواتین فکشن لکھنے والوں کا مداح ہوں، اور دو ہی خواتین ہیں جن کا میں مداح ہوں، ان میں ایک اینی آپا ہیں قرۃ العین حیدر اور دوسری عصمت چغتائی ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں بھی عجیب تعلق تھا، عجیب ان کی آپس میں نوک جھوک جاری رہتی تھی۔ وہ ان کو اینی آپا عصمت چغتائی کو لیڈی چنگیز خان لکھتی تھیں اپنی تحریروں میں، اور عصمت چغتائی اینی آپا کو پم پم ڈارلنگ لکھتی تھی۔ تو یہ ایک، کیونکہ دونوں انتہائی، دونوں کا لکھنے کا اسلوب اور تھا۔ عصمت چغتائی منٹو سٹائل میں لکھتی تھی اور اینی آپا کا اپنا ایک اسلوب تھا، وہ تاریخ اور فکشن کو ساتھ لے کے چلتی اور کیا خوب چلتی۔ تو یہ ایک افسانہ پڑھا میں نے، جب نظارہ درمیان ہے تو وہ میرے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے، اور میں نے 2 سے 3 بار دوبارہ پڑھا۔ تو ادب دوستوں سے گزارش ہے کہ افسانہ جس نے پڑھا ہے اس پر بات کریں، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو پڑھے اور سیکھے۔ میرے جیسے ایک طالب علم نے اس افسانے سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ سیکھا کہ جب آپ مختلف کلچرز کے آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی کہانی کو آپ نے کیسے بیان کرنا ہے، ان کی عادات پر کیسے کرنا ہے، ان کی نفسیات کو کیسے ڈسکس کرنا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو کیسے ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے اس افسانے سے پڑھ کر، اور ایک بار نہیں، میں نے 2 بار پڑھا ہے، دوبارہ پڑھنے کو دل کر۔ یہ افسانہ پڑھیں اور پھر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اردو ادب میں کیسے کیسے بڑے ادیب پیدا کیے ہیں، کیسے کیسے فکشن لکھنے والے پیدا کیے ہیں، جہاں شاید، اور اردو زبان برصغیر کی دیگر زبانوں سے چھوٹی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، دیگر زبانیں پہلے آئیں، اردو سب سے آخری آنے والی زبان ہے، لیکن اس کا فکشن ان تمام پرانی زبانوں کے مقابلے میں ایسے چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ، ان کے تمام کتابیں پڑھیں، اور ان کا خاص طور پر یہ افسانہ نظارہ درمیان۔